अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था बेसिक फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 6 स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में किडनीज के बारे में पढ़ा था। किडनीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो हमने इसका एक फंक्शन डिटेल में पढ़ लिया था, यूरिन फॉर्मेशन, जिसके हमने 3 स्टेप्स कवर किए थे। तो आज के लेक्चर में हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसका सेकंड फंक्शन है किडनीज का वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। ठीक है। पहले हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन, जिसके 3 स्टेप्स हमने देखे थे। तो आज देखते हैं इसका सेकंड फंक्शन किडनीज का वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। ठीक है। जो हमारी किडनीज हैं वो किस तरह से वाटर को बैलेंस में रखती हैं और हमारी जो यूरिन आउटपुट है उसको कैसे मेंटेन करती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बेसिक सोर्स होता है वाटर का वो कौन सा होता है। ये आपको पता है कि जो हम इंजेस्ट करते हैं फूड और फ्लूइड, वो हमारा बेसिक सोर्स है वाटर का। ठीक है। और कुछ अमाउंट जो है वो वाटर की प्रोड्यूस होती है बाय द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है। तो ये तो होगी इनपुट, कि जो इनटेक है वो किस तरह से हम ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो आउटपुट है, जो यूरिन सॉरी जो वाटर है वो किस तरह से बॉडी से इलिमिनेट हो रहा है। तो इसका जो मेजर सोर्स है इलिमिनेशन का वो है यूरिन। यूरिन के थ्रू जो वाटर है वो बॉडी से इलिमिनेट होता है। उसके अलावा कुछ पोर्शन में जो वाटर है वो एयर के थ्रू, जो हम एयर एक्सपायर करते हैं उसके थ्रू, और फीसिस के थ्रू जो है वो बॉडी से इलिमिनेट होता है। और कुछ पोर्शन जो है वो स्वेटिंग के थ्रू स्किन से रिलीज होता है। ठीक है। तो ये इसका हो गया आउटपुट, किस तरह से हम इनटेक करते हैं वाटर को और किस तरह से इसकी आउटपुट आती है। ठीक है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो हमारी किडनीज हैं उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि उसने हमारी बॉडी में जो फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट का बैलेंस है उसको मेंटेन करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एमसीक्यू नोट करना है कि जो हमारी किडनीज हैं वो कितनी आउटपुट क्रिएट करती हैं, मिनिमम 500 ml पर डे। ठीक है। जो मिनिमम यूरिनरी आउटपुट है वो 500 मिलीलीटर पर डे है। उसके अलावा अगर इससे ज़्यादा हमारी जो किडनीज हैं वो बॉडी से इलिमिनेट कर रही हैं वाटर को, यूरिन को, यानी कि यूरिन वॉल्यूम जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है। एक हार्मोन हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। जो एडीएच रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो हमारी यूरिनरी आउटपुट को कंट्रोल करता है अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा है। ठीक है, यूरिन। उसके बाद ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था एंडोक्राइन सिस्टम में कि जो एडीएच है वो किस तरह से आउटपुट को मेंटेन करता है। एक पूरा फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि जब हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो राइज होता है तो तब एडीएच की क्या उसकी फंक्शनिंग होती है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो एडीएच किस तरह से वाटर सॉरी यूरिन आउटपुट को मेंटेन करता है। तो ये सारा आपने वहीं से पढ़ लेना है। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आगे हम देखें तो एक तो इसका रोल हो गया एडीएच का, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो किस तरह से मेंटेन करता है यूरिनरी आउटपुट को। उसके बाद एक सेकंड हार्मोन हमने पढ़ा था एएनपी, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है। जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द एट्रिया ऑफ द हार्ट। ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब कि जो यूरिनरी यूरिन प्रोडक्शन है वो बॉडी में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ही वो स्टिमुलेट होते हैं तो एएनपी रिलीज होता है। ठीक है। एएनपी क्या है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ये जब रिलीज होगा तो ये ट्रैवल करके जाएगा किडनीज के पास। ठीक है। और वहाँ पे इनहिबिट कर देगा सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को। ठीक है। जब सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो सोडियम और वाटर हैं वो बॉडी से इलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो यूरिनरी आउटपुट है उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करता है। तो ये दो आपने हार्मोन्स याद रखने हैं, वाटर बैलेंस में और यूरिनरी आउटपुट की मेंटेनेंस में। एक एडीएच है और एक एएनपी है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है किडनीज का वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कि जो हमारी किडनीज हैं वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पे बात करेंगे, सोडियम और पोटाशियम, उसको कैसे ये मेंटेन करती हैं। ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि जो सोडियम है ना वो क्या है, कैटायन है, मतलब इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के बाहर होता है सोडियम। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि जो सोडियम है वो सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर होता है, तो आपने ये याद रखना है, ये हमेशा सेल के बाहर होता है प्रेजेंट। ठीक है। उसके बाद जो पोटाशियम है वो इसके ऑपोजिट है, ये होता है इंट्रासेलुलर। ठीक है। सेल के अंदर ये होता है प्रेजेंट, मतलब इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर होती है।
उसके बाद जैसे हमने पढ़ा जो वाटर है उसका मेजर सोर्स क्या होता है, इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोडियम है वो हम कहाँ से इसका इंटेक करते हैं, तो ये मोस्टली तमाम फूड्स में प्रेजेंट होता है सोडियम, ठीक है। और ये हम यूज़ भी करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, ऐड करते हैं फूड के अंदर, ठीक है। और ये एक्सक्रीट कैसे होता है सोडियम हमारी बॉडी से, यूरिन के थ्रू होता है और स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से इलिमिनेट होता है, ठीक है। उसके अलावा अब इसकी जो मेंटेनेंस है, इसको ये कैसे मेंटेन रहते हैं, इनका लेवल कैसे मेंटेन रहता है, तो ये भी हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये पूरा एक मैकेनिज्म है जिसको हम रॉस सिस्टम भी कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म या फिर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें इसका पूरा टेबल दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से इसको दोबारा बता देती हूँ, ये हमने पैसे पढ़ भी लिया था एंडोक्राइन सिस्टम में। तो हम स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या है कि जैसे ही हमारी जो किडनीज हैं उसको ब्लड फ्लो कम पहुंचता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारी किडनीज हैं उसमें कितना जो कार्डियक आउटपुट है वो कितनी रिसीव करती हैं किडनीज, 20%। जो 20% है हमारी कार्डियक आउटपुट वो किडनीज के पास आती हैं, ठीक है। तो जैसे ही किडनीज के पास ब्लड फ्लो कम हुआ, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हुई, तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया और सोडियम का लेवल जो है वो भी कम हो गया, ठीक है। तो ये सारे कैसे कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी किडनीज के पास ब्लड फ्लो ही कम है, ठीक है। जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ तो किडनीज जो है वो क्या करेंगी, इसको वो क्या वो करेंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। इसको वो स्टिमुलेट होने के बाद रेनिन रिलीज करेंगी, ठीक है। जैसे ही इसको वो सेंस करेंगी कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया किडनीज में, तो किडनीज जो है वो एक हार्मोन रिलीज करेंगी जिसको हम कहते हैं रेनिन, ठीक है। अब जो रेनिन है ये क्या करता है, ये एक हमारे पास प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिन प्रोटीन, ठीक है। जो रेनिन है वो क्या करेगी, एंजियोटेंसिन प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आगे अगला फंक्शन होता है कि ये जो एंजियोटेंसिन 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में, विद द हेल्प ऑफ इंजाइम एस, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम। तो ये जो इंजाइम है वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक तो इसने क्या करना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है, ठीक है, मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देना है। उसके बाद जो एल्डोस्टेरोन है उसको रिलीज करवाना है, ठीक है। आपको पता है जो एल्डोस्टेरोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल कोर्टेक्स से। हमने पढ़ा था जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मेडुला होता है और एक कोर्टेक्स होता है। जो मेडुला है उसमें से एपिनेफ्रीन और नोरेपिनेफ्रीन रिलीज होते हैं, और जो कोर्टेक्स है वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। अब जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, वो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे हमारी जो सोडियम का लेवल है वो ब्लड ब्लड में मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो अल्टीमेटली जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में चल रहा होता है, और ये सोडियम और वाटर वाटर के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। ये आपने ऐसे याद करना है। आगे ये जो हमने पढ़ा इसका चार्ट इसी को लिखा हुआ है आगे थ्योरी में, तो आपने यहाँ से रीड करना है कि जो सबसे पहले उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, उसके बाद इंजाइम रिलीज होगा रेनिन, ठीक है। जो रेनिन है वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। फिर वो 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और आगे जो है इसके दो फंक्शंस होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना, ठीक है। आगे जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देगा और पोटाशियम की एक्सीशन को ज्यादा कर देगा, ठीक है। इस तरह से इनके लेवल्स जो है वो मेंटेन होते हैं। उसके बाद एक और हार्मोन हमने पढ़ा कि जो ANP है, एट्री नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। एक तो हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे बॉडी में यूरिनरी आउटपुट है उसको मेंटेन करता है, और दूसरा जो सोडियम का लेवल है उसको भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। इसका रोल इसमें भी होता है। उसके बाद कैल्शियम बैलेंस। अब जो कैल्शियम ये अभी आपको पता है एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो बैलेंस है ये कौन रखता है हमारी बॉडी के अंदर, दो हार्मोन्स हमने पढ़े थे, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद कैल्सिटोनिन, ये भी हमने पढ़ा था, ये दो हार्मोन्स जो है वो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एक कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है ब्लड के अंदर और एक कम करता है, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट इनके फंक्शंस हमने पढ़े थे। उसके बाद इसका एक और फंक्शन है किडनीज का, पीएच को मेंटेन करना, पीएच बैलेंस करना, ठीक है। अच्छा, अब पहले आपने ये याद रखना है कि जो पीएच होती है हमारी, जो यूरिन है उसकी पीएच कितनी होती है, फ्रॉम 4.5 to 8, ठीक है। ये आपने इसका MCQ मार्क कर लेना है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो पीएच है इसकी मेंटेन रहती है।
तो अब जो एसिड बेस बैलेंस है उसमें एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको हम बफर सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है। अब इस बफर सिस्टम में डिफरेंट आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो पीएच है वो किस तरह से मेंटेन होती है। हमारी जो नेफ्रॉन का एक पार्ट था प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है। फिल्ट्रेट क्या था, जो कि हमने पढ़ा कि ग्लोमेरुलस के थ्रू जो फिल्टर होके आता है ब्लड, वो होता है फिल्ट्रेट। ठीक है। तो उस फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है। और आगे वो अपने बफर सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस होंगे। ठीक है। और ये इस तरह से हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम रिएक्शंस देखें तो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। ठीक है। जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे वो क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट के साथ ऐड होके कार्बोनिक एसिड बना देंगे। ठीक है। अब जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक और रिएक्शन होगा जिसमें CO2 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है। तो जो CO2 है वो दोबारा बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारी ब्लड की जो बफरिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करेगा। और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो फर्दर एक और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कि अब जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे वो कहाँ पे जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है। और वहाँ पे बनाएंगे अमोनिया आयंस। ठीक है, अमोनियम साल्ट्स वगैरह। और ये अल्टीमेटली हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसकी पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका पूरा किडनीज का पोर्शन जिसमें हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके जो फंक्शंस हमने पढ़े बेसिक, पहले हमने पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन, उसके बाद वाटर और वाटर की वाटर आउटपुट को कैसे मेंटेन करती है किडनीज, आउटपुट को कैसे मेंटेन करती है, उसके बाद पीएच को कैसे बैलेंस करती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे बैलेंस करती हैं किडनीज। ठीक है। आगे हम देखें तो इसका जो कंटेंट में ये हमारा बेसिक पोर्शन किडनीज का ही था जो कि हमने कवर कर लिया है। बाकी इसका जो पोर्शन है यूरिटर के बारे में, यूरिथ्रा के बारे में और ब्लैडर के बारे में। ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका जो अगला पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का किडनीज के बाद वो है यूरिटर। ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ ली किडनीज। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है यूरिटर, जो कि स्टार्ट होता है किडनी से और आगे एंड होता है ब्लैडर में। ठीक है। पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जो यूरिटर है बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने यूरिन को मूव करना होता है फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। आगे जो इसकी लेंथ है वो आपने याद रखनी है, 20 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और डायमीटर जो है वो 3 मिलीमीटर होता है। ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या करना है, इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रैवल करवाता है यूरिन को फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। उसके बाद आगे जो इसकी वॉल है, ये जो हमारे पास यूरिटर है उसकी वॉल, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। फर्स्ट लेयर जो है आउटर लेयर जो किसकी बनी होती है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। उसके बाद जो मिडल लेयर है वो होती है मस्कुलर, जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो इनर लेयर है वो होती है म्यूकोजा, जो कि एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है। तो ये आपने इसका याद कर लेना है। उसके बाद फंक्शंस हमने पढ़ लिए। इसका बेसिक फंक्शन यही है कि इसने जो यूरिन है उसको प्रोपेल करना होता है अलोंग द यूरिटर। ठीक है। और इसको कहाँ पे लेकर जाना होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली जो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है ना, उसका मेजर रोल होता है। वो क्या करता है, वो मूवमेंट करवाती है, जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं यूरिन की, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है। पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं जैसे यूरिन मूव करता है फ्रॉम द यूरेटर टू द ब्लैडर। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें बनाया हुआ है कि इसकी 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर और मसल लेयर। ठीक है। आगे हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका यूरिनरी सिस्टम का वो है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। जो ब्लैडर है बेसिकली वहाँ पे जो यूरिन है वो स्टोर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेजर्वायर। ठीक है, रेजर्वायर फॉर द यूरिन। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होता है, ये इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी। और इसकी जो पोजीशन और साइज है वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो उसकी शायद शेप और हो जाती है, जब वो एम्प्टी होता है उसकी शेप और होती है। ठीक है। तो इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम के ऊपर, कितना वॉल्यूम है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये आगे एक टेबल आएगा, उसमें हम देखेंगे कि इसके साथ साथ कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसकी एंटीरियर साइड पे कौन सा है, पोस्टीरियर साइड पे कौन सा है, सुपीरियर और इंफीरियर साइड पे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, रफली पेयर शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्लैडर है वो कहाँ पे ओपन होता है, यूरिथ्रा के अंदर, जो कि लास्ट पोर्शन है यूरिनरी सिस्टम का। ठीक है। इसी तरह जैसे हमने पढ़ा जो यूरिटर है उसकी भी 3 लेयर्स होती हैं, इस तरह जो ब्लैडर वॉल है उसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है।
पहली लेयर कौन सी होती है, इसकी आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो मिडल लेयर है उसमें मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। और जो थर्ड इनर लेयर है म्यूकोजा, जिसमें एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो इस तरह इसकी भी तीन लेयर्स होती हैं। अब ये यहाँ पे एक और आपने एमसीक्यू याद करना है कि जो ब्लैडर है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है स्टोर करने की, 600 ml, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो यूरिन है वो स्टोर होता है, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 600 ml है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसमें जो ब्लैडर है ना, इसमें तीन होल्स होते हैं, तीन ओरिफिसेस होते हैं, ठीक है। दो ओरिफिसेस जो है वो जो ओपनिंग्स होती हैं यूरिटर्स की, ठीक है, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और एक ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की, ठीक है। दो होती है हमारे पास अपर ओपनिंग, ठीक है, अपर टू ओरिफिसेस, ठीक है। और एक होती है लोअर ओरिफिस, ठीक है। ओरिफिस का मतलब ये है कि होल इसको हम कह सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, आगे नीचे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी दो अपर ओपनिंग कौन सी है और एक लोअर ओपनिंग कौन सी है, ठीक है। इसी तरह आगे देखें तो इसमें अब कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं, कुछ जैसे हमने पढ़ा था कि आपने पढ़ा होगा एफएससी में भी, कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें जो ब्लैडर के जो स्फिंक्टर्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन, यूरिनेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जो स्फिंक्टर्स हैं इसका मेजर रोल होता है एक्सक्रीशन के अंदर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो तब यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यूरिन बॉडी से इलिमिनेट होता है। ये आगे हम देखते हैं इसकी किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पे, यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा होता है इसकी आपने लेंथ याद रखनी है कि जो हमेशा जो है ये लोंगर होता है मेल के अंदर, ठीक है। फीमेल में यूरिथ्रा की लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है और मेल में लॉन्ग होती है, ठीक है। अब इसकी लेंथ आपने याद रखनी है कि फीमेल में इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 6 मिलीमीटर डायमीटर होता है इसका, ठीक है। इसी तरह इसकी जो यूरिथ्रा की वॉल है इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटर मस्कुलर लेयर और इनर जो है वो म्यूकोजल म्यूकोजल लेयर होती है, ठीक है। ये दो लेयर्स आपने याद करनी है। उसके बाद आगे ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन्स हैं एसोसिएट होते हैं यूरिथ्रा के साथ, ब्लैडर के साथ, कौन कौन से होते हैं ये आपने यहाँ से रीड करने हैं कि इसके एंटीरियर साइड पे कौन कौन से हैं, पोस्टीरियर साइड पे, सुपीरियर और इंफीरियर साइड पे, ठीक है। ये बताया हुआ है ब्लैडर के बारे में। और यहाँ पर नीचे एक और टेबल है जिसमें बताया हुआ है, अच्छा ये मेल का बताया है और ये फीमेल का बताया हुआ है, ठीक है। दोनों में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसके बाद आगे ये बताया हुआ है कि जो हमारे होते हैं स्फिंक्टर्स होते हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, इट इज द प्रोसेस बाय विच यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टीज व्हेन इट बिकम्स फील्ड, ठीक है। जैसे ही हमारा जो ब्लैडर है वो फिल हो जाता है तो उसने अब एम्प्टी होना होता है ना। तो जो एम्प्टी होने का पूरा प्रोसेस है, मतलब जिसमें जो स्फिंक्टर्स हैं जो इंटरनल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो स्फिंक्टर्स है वो एक्सटर्नल जो है वो रिलैक्स करते हैं, तो जो यूरिनेशन है वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। अब इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, ये हम देखते हैं। पहले मैं आपको इसका पढ़ाती हूँ यहाँ से, उसके बाद हम डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है जैसे ही हमारा जो ब्लैडर है वो फिल हो जाता है, मतलब इसमें जो यूरिन है वो कुमुलेट हो जाता है, तो क्या होता है कि जो ब्लैडर वॉल के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो सेंसरी इंपल्सिस क्रिएट होंगी, ठीक है। सेंसरी इंपल्सिस जो है वो जब क्रिएट होंगी तो वो ट्रैवल करके जाएंगी स्पाइनल कोड के पास, ठीक है। स्पाइनल कोड जो है वो उसको आगे लेके जाएंगी हमारे ब्रेन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो दोबारा एक नर्व इंपल्स के थ्रू जो है वो हमारे जो मसल्स होते हैं, यहाँ पे ब्लैडर के मसल्स को हम कहते हैं डिट्रोसर मसल्स, ठीक है। यहाँ पे आगे इसका आएगा भी कि जो डिट्रोसर मसल्स होते हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं हमारे यूरिनेशन के अंदर या मिक्चुरेशन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये जो पूरा एक पाथवे चलता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लेके जाती है सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ, सेरिब्रल कोर्टेक्स की तरफ, ठीक है। तो ये जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है वो क्या करता है, दोबारा सिग्नल बैक करता है और जो डिट्रोसल मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। उसको ये स्टिमुलेट कर देते हैं उस मसल्स को, और जो हमारे इंटरनल रिट्रल स्फिंक्टर्स है ना उनको रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं तो जो यूरिन है वो बॉडी से इलिमिनेट हो जाता है, मतलब ब्लैडर से एक्सपेल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, सबसे पहला स्टेप क्या है, नर्व इंपल्सिस टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मतलब जो इंपल्सिस जनरेट हुई थी, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए थे, उनके थ्रू जो इंपल्सिस हैं वो कहाँ पर जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है
वो क्या करेगी, वो लेके जाएगी इम्पल्सिस को हमारे ब्रेन की तरफ। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है साइब्रल कोर्टेक्स, वो क्या करेगा, सिग्नल बैक देगा यूट्रसल मसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं। ठीक है, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं यूरिथ्रा के, वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो रिलैक्स होंगे तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिक्चुरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, या फिर यूरिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे मिक्चुरेशन के अंदर या फिर यूरिनेशन के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि यहाँ पे दो चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। एक तो होते हैं डिट्रोसर मसल, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, और दूसरा इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा, वो होता है रिलैक्स, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से यूरिनेशन का प्रोसेस अकर होता है। ठीक है, बाकी इसमें वही थ्योरी लिखी हुई है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा इसके पूरे जो भी पार्ट्स थे यूरिनरी सिस्टम के, किडनीज के बारे में, यूरिथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर आपने अच्छे से करना है, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इसका क्या लेंथ है, क्या इनकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, क्या डायमीटर है। उसके बाद जो इनके ऑर्गन्स है ना, वहाँ से एससीक्यूज आ जाते हैं कि इनके जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद इनके जो फंक्शंस हमने पढ़े, जो प्रोसेसेस हैं, इसमें जो ये वाला प्रोसेस है मिक्चुरेशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने डायग्राम के थ्रू इसको याद करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा आज यहाँ तक था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर हम कंटेंट में देखें तो ये हमारा तीन चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 ब्लड, उसके बाद हमने देखा यूनिट नंबर 2 हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, और थर्ड आज हमने कंप्लीट कर लिया है किडनीज, यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला चैप्टर रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें हम लंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, और आगे कौन कौन से इसमें मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रीड करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।